Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss the PEDS topic, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। इसका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूक्यू है जीबीएस गुलियन बर्ड सिंड्रोम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन कि क्लिनिकल में भी ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपने इसे तवज्जो से देखना है, ठीक है। अब हम इसका केस डिस्कस करते हैं। 10 ईयर ओल्ड बॉय है, प्रेजेंट किया विद वीकनेस इन हिज लोअर एक्सट्रीमिटीज 2 वीक्स आफ्टर माइल्ड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। इन्फेक्शन के बाद उसको वीकनेस फील हुई है इन द लोअर लेग। नाउ विद इन अ फ्यू डेज वीकनेस प्रोग्रेस टू इंक्लूड दिस ट्रंक। वीकनेस लेग्स के बाद ट्रंक पर हुई है। फिजिकल एग्जामिनेशन पे देखा तो वीकनेस है लोअर लिम्ब पर, टेंडन रिफ्लेक्सेस जो है वो एब्सेंट है और सीएसएफ इज नॉर्मल बट प्रोटीन लेवल इज देयर इज अ मार्क्स स्लोइंग ऑफ द नर्व कंडक्शन वेलोसिटी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि जीपीएस होता क्या है। बेसिकली ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि एक इन्फेक्शन के बाद होती है। वो इन्फेक्शन कोई भी हो सकता है, इडियोपैथिक, ठीक है। पोली न्यूरोपैथी है विद सिमेट्रिकल फ्लैसिड मोटर वीकनेस एंड मिनिमम सेंसरी इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। जो हमने पढ़ा था पोलियोमाइलाइटिस, उसके अंदर एसिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट थी, लेकिन इसके अंदर सिमेट्रिकल फ्लैसिड वीकनेस है, मिनिमम सेंसरी इन्वॉल्वमेंट है, टिपिकली एसोसिएटेड विद द रेज सीएसएफ प्रोटीन, ठीक है। इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस इन ऑल एज, इट इज नॉट हेरिडिटरी। मेजर फीचर्स हैं जो वीकनेस और ए रिफ्लेक्सिया, ठीक है। अब हम इसकी एपिडेमियोलॉजी देखते हैं। द एस्टिमेटेड एनुअल इंसिडेंस ऑफ द जीपीएस इन अप्रोक्सीमेटली 0.4 से 1.7 केसेस है। Very rare in the children younger than 1 year of the age. There is an approximately 1.5 से 1 मेल टू फीमेल रेशियो है। मेल प्रीडोमिनेंस सिग्निफिकेंट है। अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है। ये एक इम्यून मीडिएटेड डिजीज है बिकॉज इट इज एन एक्वायर्ड डिजीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यूनोलॉजिकल थेरेपी। जब भी जीआईटी का इन्फेक्शन होगा कैम्पाइलोबैक्टर जिजोनाई का, ये बहुत से जीपीएस कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा इडियोपैथिक भी हो सकती है इसकी कॉज। ये बहुत डीमाइलिनेटिंग एंड एक्सोनल इंजरी कॉज करता है, ठीक है। बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपनी शेयर करते हैं एंटीजेनिक साइट विद एक्सोन और पेरिफेरल नर्व माइलिन और बोथ एक्सोन के साथ और पेरिफेरल नर्व के साथ भी। मल्टीफोकल एरिया पर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, डीमाइलिनेशन होगी और मैक्रोफेजेस इन्फिल्ट्रेट करेंगे। जब इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इतना स्फीयर हो जाएगा एट द जंक्शन ऑफ द डोर्सल एंड वेंट्रल रूट ऑफ द ड्यूरल अटैचमेंट, मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो पेनिट्रेट करते हैं श्वान सेल्स के अंदर और माइलिन लेमिना को डैमेज करते हैं, लिविंग द एक्सोन एक्सपोज, ठीक है। देयर इज अ कंडक्शन ब्लॉक ड्यू टू द फोकल। जब फोकल डीमाइलिनेशन हो जाती है तो वहाँ पे कंडक्शन ब्लॉक होते हैं, ठीक है। एल्ब्यूमिन साइटोलॉजिकल डिसोसिएशन होती है, सीएसएफ में प्रोटीन का लेवल इंक्रीज होता है, ट्रांसलेशन होती है प्लाज्मा प्रोटीन की इनटू द सीएसएफ, ठीक है। अब जो ट्रांसवर्सिंग एक्सोन्स है मे बी इंजर्ड ड्यू टू द इंटेंस इन्फ्लेमेशन कॉजिंग द क्रोमेटोलाइसिस इन दिस एरिया विद द न्यूरोफेजिया ऑफ द एंटीरियर हॉर्न सेल। इन्फ्लेमेशन जो है वो इन्वॉल्व करेगी पेरिफेरल नर्व को, क्रेनियल नर्व को, डोर्सल रूट गैंग्लिया को, सिम्पैथेटिक चेन को, बट इन्फ्लेमेशन इज मोर स्वेयर इन द प्रोक्सिमल नर्व रूट ऑफ द लंबर एंड द ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक है। ज़्यादातर ये लंबर और ब्रेकियल लंबर को इन्वॉल्व करेगी तो लोअर लिम्ब, ब्रेकियल होगा तो अपर लिम्ब इन्वॉल्व होगा। इसकी etiology मैंने आपको बता दी कैम्पाइलोबैक्टर जियोजेनाई। इसके अलावा हमने इसकी etiology देखनी थी। ये एक तो जीबीएस का इन्फेक्शन कॉज हो सकता है, कोई माइकोप्लाज्मा वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, कैम्पाइलोबैक्टर जियोजेनाई ये हम पढ़ चुके हैं। सबसे कॉमन कौन सा है, एच इन्फ्लुएंजा हो सकता है। इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, एक तो प्रोग्रेसिव फेज़ होती है, दूसरी प्लेटियो फेज़ और दूसरी थर्ड वाली रिकवरी। पहले ये प्रोग्रेस करेगा, फिर सिमिलर ड्यूरेशन आ जाएगा उसका और फिर रिकवरी होगी, ठीक है। क्लिनिकल फाइंडिंग में हम देखेंगे कि ये वायरल इन्फेक्शन के 2 वीक्स के बाद इसके सिम्टम्स अपेयर होना शुरू होते हैं। सडन ऑनसेट होती है, सिमेट्रिकल वीकनेस है इन द लोअर लिम्ब इन अ चाइल्ड हु हैज़ बीन वैक्सीनेटेड फॉर द पोलियोमाइलाइटिस। इसमें मसल वीकनेस जो होती है वो सेपरेट करती है असेंडिंग इन्फेक्शन फ्रॉम द लोअर लिम्ब टू द ट्रंक, अपर लिम्ब क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। वीकनेस एसोसिएटेड होती है विद द हाइपोटोनिया और हाइपोरिफ्लेक्सिया, लेकिन जो प्लेंटर रिस्पॉन्स होता है ना वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। बाकी वीकनेस लोअर लेग पे होगी, हाइपोटोनिया होगा, हाइपोरिफ्लेक्सिया मिलेगा। रिफ्लेक्शन में बी obtained in the proximal location but may be absent, इसलिए ascending paralysis होती है विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द। जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी इन्वॉल्व करेगा और यही बेसिकली इसी की वजह से डेथ होती है जीबीएस में। और ये फेशियल वीकनेस और डिस्फेजिया भी कॉज कर सकता है, इसी से रेस्पिरेटरी फेलियर होता है। जब डिस्फेजिया होगा और फेशियल वीकनेस होगी तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा। मसल टेंडरनेस होंगी और पैरेस्थीसिया इन द एक्सट्रीमिटीज अराउंड द माउथ और द बैक। Weakness, sensory loss, pain independently or together often present as a gait disturbance. जब लोअर लिम्ब इन्वॉल्व होगा तो गेट भी डिस्टर्ब हो जाएगा और गेट डिस्टर्बेंस की वजह से क्रेनियल नर्व फेशियल पाल्सी इज़ मोस्ट कॉमन है। मेनिंजिमस में क्या होता है, ड्रोजिनस और पेप्लिया एडिमा हो जाता है। फीवर इज़ नॉट द टिपिकल कंपोनेंट। उसके बाद इसमें पोटेंशियल सेकेंडरी इन्फेक्शन होते हैं, ऑटोनोमिक डिसफंक्शन हो जाता है, स्फिंक्टर डिसफंक्शन हो जाता है। आगे है मिलर फिशर सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है, वेरिएंट, ये जीबीएस का वेरिएंट है, इसमें ऑफ्थेल्मोप्लेजिया होगा, एटेक्सिया, हाइपररिफ्लेक्सिया और सब्सिक्वेंट रिकवरी। इसमें राइट साइड फेशियल वीकनेस भी होती है और दोनों लेग्स में भी। रिफ्लेक्सेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। अब इसको हमने डायग्नोज कैसे करना होता है जीबीएस को। इसमें हमने देखना होता है कि सबसे पहले हम क्लिनिकल फीचर लेंगे जब हम देखेंगे लोअर लिम्ब या अपर लिम्ब में जहाँ भी वीकनेस है मसल्स की, उससे पता चलेगा। फिर हम इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक स्टडीज़ करेंगे, इसके अंदर हम देखेंगे कंपाउंड का जो एक्शन पोटेंशियल है मसल का वो चेक करेंगे। डिस्टल डीमाइलिनेशन फ्रॉम द लॉस ऑफ द एक्सोन, कंडक्शन ब्लॉक, ठीक है। नर्व कंडक्शन वेलोसिटी आर स्लो लेट इन द वीकनेस। इलेक्ट्रोमायोग्राफी में क्या होता है, रिडक्शन हो जाती है रिकरिटमेंट में और एविडेंस ऑफ द एक्टिव डीनर्वेशन एक्सटेंसिव फिब्रिलेशन।
इंडिकेशन जो है इसकी एटिपिकल क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, इसके अंदर रैपिडली प्रोग्रेसिव कोर्स है, ठीक है। ये हमने इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक स्टडीज़ कब कब करनी होती है, जब रिकवरी डिले हो गई है, माइल्ड वीकनेस है, प्रोग्रेसिव कोर्स है और क्लिनिकल फीचर्स इसके एटिपिकल, और डायग्नोसिस जो है वो कंफ्यूज कर रहे हैं हमें। सीएसएफ में हमने पढ़ा था कि प्रोटीन ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है, और प्रोटीन कितनी रेज होंगी, 80 से 200 मिलीग्राम। उसके बाद है अदर रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा कि जब हम एमआरआई करवा के देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि स्पाइनल कॉर्ड की थिकनिंग है, इंट्राथिकल नर्व रूट्स हैं, मोटर नर्व कंडक्शन वेलोसिटीज रिड्यूस हो जाएंगी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी जो है इसमें एक्यूट डिनर्वेशन हो जाएगी और सीरम क्रेटिनिन लेवल एलिवेटेड और नॉर्मल होगा, ठीक है। उसके बाद इसके डायग्नोसिस फीचर में हम देखेंगे कि मोटर वीकनेस है, हाइपर रिफ्लेक्सिया है, जो ज़्यादा सपोर्ट करेंगे वो इसमें सिमेट्री है, सेंसरी लॉस है, क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट है और ये डिस्टर्बेंस है, एब्सेंस ऑफ द फीवर है, सीएसएफ प्रोटीन ज़्यादा हो गई है, इलेक्ट्रो डायग्नोसिस में स्लो कंडक्शन पोटेंशियल है और जिसकी वजह से हमें डाउट होता है अगर तो एसिमेट्री होगी, परसिस्टेंट ब्लड डिसफंक्शन होगा, ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगा और शार्प सेंसरी लेवल है, फीचर्स जिसकी वजह से हमें कंफर्म होगा कि यही डायग्नोसिस है, उसमें सेंसरी सिंड्रोम है, लेड टॉक्सिकेशन है, डिप्थीरिया का एविडेंस है, पोरफायरिया है, हेक्साकोर्बन अब्यूज़ है, इसके अलावा पोलियो, बॉचुलिज्म, टॉक्सिक न्यूरोपैथी, इन सब में से। अब हमने देखना है इसके डीडीज़ क्या हो सकते हैं, ट्रांसफर माइलाइटिस हो सकता है, पोलियो हो सकता है, वेस्कुलर मालफॉर्मेशन होती है, कोर्ड का इन्फेक्शन और इन्फाक्ट हो सकता है, कोर्ड कंप्रेशन हो सकती है। इसके अलावा जो जो आपको इजी लगते हैं, याद रहते हैं, आप वही बस याद रखें, इसको ज़्यादा सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी में टॉक्सिक में विंक्रेस्टाइन है, हैवी मेटल है, गोल्ड इन्फेक्शन में एचआईवी है, पोरफायरिया है और माइटोकॉन्ड्रियल एन्सेफेलोमायोपैथी है। इसमें न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर में क्या है, टिक पैरालिसिस है, बोचुलिज्म है, हाइपरकैल्सीमिया, डर्मेटोमायोसाइटिस। अब हमने से देखना है कि मैनेज कैसे करना है। स्पोर्टिव केयर देंगे, हम क्या करेंगे, पेशेंट को एडमिट करेंगे हॉस्पिटल में और इन्वॉल्व अगर तो उसकी असेंडिंग पैरालिसिस है और 24 आवर तक हमने देखना है कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व ना कर ले तो हम इसे हॉस्पिटल में एडमिट रखेंगे और चेक करेंगे। दोज हुज जीबीएस प्रोग्रेसली स्लोली में रिक्वायर, इसमें स्पोर्टिव थेरेपी दे देंगे और मेडिकल और नर्सिंग केयर देंगे जो कि 80% विद इन 4 to 2 वीक्स रिकवर हो जाता है पेशेंट, ठीक है। इसे न्यूट्रिशनल सपोर्ट चाहिए होती है, ट्यूब फीडिंग देंगे, बाउल एंड ब्लैडर की केयर करेंगे, फ्रीक्वेंट चेंज करवाएंगे पोस्टर का ताकि बेड सोर्स ना हो और डीप वेन थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट हमने अगर कोई सेकेंडरी बैक्टीरिया इन्फेक्शन ना हो जाए उसको ट्रीट करना है। आर्टिफिशियल वेंटिलेशन में क्या, अगर रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो गई है तो हम उसको वेंटिलेशन देंगे। इसमें फोर्स वाइटल कैपेसिटी, नेगेटिव इंस्पायरेटरी फोर्स, वाइटल साइन हर 6 और के बाद हमने चेक करने हैं। आगे हम देखते हैं कि वेंटिलेशन हमने कब कब करवानी होती है। अगर तो वाइटल कैपेसिटी रिड्यूस हो गई है, ब्रेथलेसनेस है, डिटोरेशन ऑफ द एट्रियम, ब्लड गैस वैल्यूज़ है, डिस्फेजिया, शोल्डर वीकनेस है, सीवियस इंस्टेबिलिटी है, ट्रेकियोस्टोमी डन की जाती है। आगे स्टेरॉइड देंगे, प्रेडनिसोलोन 2 मिलीग्राम पर केजी पर डे गिवन फॉर द 2 वीक्स। प्लाज्मा एक्सचेंज करवाएंगे। इट इज़ रिकमेंडेड फॉर द सीरियसली अफेक्टेड पेशेंट है, रिमूव करेगी एंटीबॉडी को बट इट इज़ कॉस्टली। इसका जो प्रोटोकॉल होता है वो 250 ml पर केजी देंगे। एल्ब्यूमिन और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो है यूज़ की जाती है एज अ रिप्लेसमेंट वॉल्यूम इम्यूनोग्लोबिन। अब हमने इम्यूनोग्लोबिन की थेरेपी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है लेकिन सिंपल है। इसे हमने 400 मिलीग्राम 5 कंसेक्टिव डेज तक देने होते हैं, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट जो होता है वो नोज़िया और हेडेक होता है। इसकी ये लाइफ सेविंग है, इसकी इंडिकेशन का अगर तो रैपिडली प्रोग्रेसिव कोर्स है, बल्बर पैरालिसिस है तो हम ये देंगे। इसकी प्रोग्नोसिस जो है वो बेनाइन होती है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाती है, बल्बर फंक्शन रिकवर फर्स्ट दैन द लोअर एक्सट्रीमिटी वीकनेस। पहले बर्बल वाले रिकवर होंगे, बाद में लोअर एक्सट्रीमिटीज़। मोस्ट कॉमन कॉज इसकी वही ऑटोनॉमिक डिस्टर्बेंस हो सकती है, रेस्पिरेटरी फेलियर है। क्लिनिकल फीचर में क्लिनिकल क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट है, इंट्यूबेशन है। अब हम इसके यूक्यूज देखते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसमें प्रोग्रेसिव वीकनेस है, बोथ लोअर लिम्ब की, डिफ़िकल्टी इन द बेरिंग वेट, नो हिस्ट्री ऑफ द ट्रॉमा, ए फेब्राइल है, नॉर्मल पल्स है, नो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, एंकल रिफ्लेक्सेस एब्सेंट है, प्लांटर वर इक्विवोकल है, सेंसेशन इंटेक्ट है और एक्सरे नॉर्मल। द नेक्स्ट डे ही आल्सो डेवलप द वीकनेस ऑफ द लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब, ठीक है। इसके अंदर हमने पढ़ा है कि क्या होता है कि उसने वैक्सीनेशन करवाई है
नो रेस्पिरेटरी डिस्टर्बेंस, लेकिन इसमें देखिए हमने पढ़ा था कि हाइपोटोनिया और रिफ्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, दोनों लोअर लिम्ब की पैरालिसिस हो गई है। अब हमने इसमें 2 पॉसिबल डायग्नोस, एक तो आप लिख देंगे जीबीएस, हो इसमें कंफर्म नहीं ना एग्जैक्ट बता हुआ, लेकिन आप बनता वही है, जीबीएस लिख देंगे, पोलियोमाइलाइटिस लिख सकते हैं, और हमने और भी डिटेल्स पढ़ी हैं इसकी। इसके अलावा फॉर इन्वेस्टिगेशन उन्होंने कहा है, फॉर इन्वेस्टिगेशन में हम क्या क्या करवाएंगे, एक तो हमने CSF प्रोटीन जो होगी वो ज़्यादा होती है इसके अंदर, ठीक है, और सेकंड हमने पढ़ा था कि इन्वेस्टिगेशन में हमने एक तो क्लिनिकल देखना है कि वीकनेस हमें मिलेगी। इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक के अंदर हमने देखा तो रिड्यूस जो एक्शन पोटेंशियल था वो रिड्यूस हुआ था, ठीक है, और CSF में हमें प्रोटीन रेज मिली थी। इसके अलावा हमने MRI करवा के देखा था, इलेक्ट्रोमायोग्राफी करवा के देखी थी, सीरम क्रिएटिनिन लेवल, और एंटी गैंग्लियोसाइड एंटीबॉडीज़ रेज थी, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट आपने बतानी है इसकी। मैनेजमेंट में आपने क्या लिखा था कि आपने सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना है उसको, ठीक है, और विद इन आपने देखना है कि रेस्पिरेटरी असेंडिंग पैरालिसिस ना हो जाए, रेस्पिरेटरी फेलियर ना हो जाए, गुड मेडिकल थेरेपी देनी है, नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट देनी है, और सेकेंडरी बैक्टीरिया इन्फेक्शन को ट्रीट करना है। उसके बाद आपने वेंटिलेशन कब कब देनी थी, अगर तो ये प्रोग्रेसिव है, ब्रेथलेसनेस हो रही है, डिटोरिएशन ऑफ द आर्टरी है, ब्लड गैस वैल्यू है, डिस्फेजिया है, ट्रेकियोस्टोमी देंगे। उसके अलावा आप स्टेरॉइड दे देंगे, प्लाज्मा एक्सचेंज करवा देंगे, और इम्यूनोग्लोबिन देंगे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा 2 रीज़न ऑफ द मोर्टेलिटी क्यों होगी, क्योंकि इसके अंदर रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, ठीक है, और ऑटोनॉमिक डिस्टर्बेंस होती है। सेकेंड आ जाए इनएबिलिटी टू वॉक है, अनेबल टू होल्ड द थिंग, शी इज़ फेब्राइल है, बायलेटरल जनरलाइज हाइपरटोनिया, टेंडन रिफ्लेक्सेस एब्सेंट है। इसमें आपने यही देखना है कि जो जब भी आपको मिलेंगे ना टेंडन रिफ्लेक्सेस एंकल और नी, ये दोनों एब्सेंट होंगे, ठीक है, तो आपने कहना है ये GBS ही है। हिस्ट्री लेंगे, उन्होंने कहा व्हाट फर्दर पॉइंट्स इन द हिस्ट्री एंड द इन्वेस्टिगेशन। आपने उससे पेशेंट को पूछना है कि आपको क्या कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कहीं पे सेंसेशन फील मतलब लॉस हो गई हैं, सारे आपने उनसे क्वेश्चन पूछने हैं कि ब्लडर का, रेस्पिरेटरी का कोई भी प्रॉब्लम है तो वो पेशेंट आपको बताएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन पे आपने कर लेना है वही क्लिनिकली देखेंगे, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, CSF फाइंडिंग करवाएंगे, और दूसरी इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अब उन्होंने इसमें भी उन्होंने DDs ही पूछी हुई हैं, तो DDs हमने पढ़ी थी, क्या हो सकता है, मिस्थेन ग्रेविस हो सकता है, बोचुलिज्म हो सकता है, और कॉर्ड इन्फेक्शन है, कॉर्ड कंप्रेशन है, जो इसी से याद जा सकते हैं वही करें। टॉक्सिक में कोई भी इन्फेक्शन गोल्ड मेटल का, और HIV का इन्फेक्शन भी हो सकता है। आगे फिर देखें हाइपोटोनिया, हाइपर रिफ्लेक्शन, इसमें रिफ्लेक्सेस जो थे वो कम हो जाते हैं ना, डिक्रीज पावर है हाइपरटोनिया, हाइपर रिफ्लेक्सिया, अब इसकी भी इन्होंने DDs पूछी हुई हैं। अब नेक्स्ट आ जाए, इसमें डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस आर नॉट एलिसिटेड, इसका भी पता चल गया। इसमें भी आगे उन्होंने पूछा इनएबिलिटी टू सिट फॉर द लास्ट वन, जनरलाइज हाइपरटोनिया विद एब्सेंट डीप रिफ्लेक्सेस, इसमें भी 3 इन्वेस्टिगेशन स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट पूछी हुई हैं।